नमस्कार साथियों, ये हमारा हिंदी व्याकरण लेक्चर सीरीज का तीसरा भाग है। इसके पहले वाले भाग में अर्थात द्वितीय भाग में हमने ये देखा कि किस प्रकार से हिंदी की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं और बोलियां हैं। इस भाग में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार से हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देता है एवं कुछ एमसीक्यूज भी हम लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से। संविधान का भाग 17, ये सब चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है आपके लिए। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 व 344 संघ की राजभाषा के संबंध में कुछ विशेष उपबंध करते हैं। यहाँ पर जो शब्द है संघ, इस संघ का अर्थ ही है क्या? संपूर्ण भारत देश। ठीक है, इस संघ का अर्थ क्या है बेटा? इस संघ का अर्थ है संपूर्ण भारत देश। और संविधान का कौन सा भाग है बेटा? तो संविधान का भाग 17 है और अनुच्छेद 343 व 344 हिंदी को राजभाषा के दर्जे के संबंध में है। ठीक है, अनुच्छेद 343(1) क्या प्रावधान करता है? तो बेटा देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब देवनागरी लिपि क्या है ये आपने पहले वाले भाग में सीखा है। अर्थात हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसको कहा जाता है बेटा क्या? देवनागरी लिपि। ठीक है, तो अनुच्छेद 343(1) क्या प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है बेटा कि देवनागरी लिपि वाली जो हिंदी है उसे संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है बेटा किसमें? अनुच्छेद 343(1) में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 343(2). अब ये अनुच्छेद 343(2) किससे संबंधित है? तो बेटा ये इस बात से संबंधित है कि संविधान के प्रारंभिक 15 वर्ष, संविधान लागू हुआ बेटा कब? 26 जनवरी 1950 को। नो डाउट 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, लेकिन संपूर्ण संविधान लागू हुआ बेटा कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो उससे 15 वर्ष की यदि हम कैलकुलेशन करें तो हम आ जाएंगे कब बेटा? 1965 को। तो ये अनुच्छेद 343(2) क्या प्रावधान करता है? ये कुछ ऐसा प्रावधान करता है कि संविधान के प्रारंभिक 15 वर्ष की अवधि तक संघ के शासकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। मतलब हिंदी के साथ साथ जितना भी प्रशासनिक कार्य है बेटा वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होगा। ठीक है, फिर 15 वर्ष जब कंप्लीट हो जाएंगे, अर्थात कब? तो बात करते बेटा 25 जनवरी 1965 को। 50 में लागू हुआ, 15 वर्ष कब हो गए? 1965 को। तो 1965 के उपरांत भी संसद किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दे सकती है। ठीक है, मतलब 343(2) में यह कहा गया है, क्योंकि बेटा संविधान लागू होने के पहले सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य किसमें किए जाते थे? इंग्लिश में। तो एकदम से तो इंग्लिश हटा नहीं सकते। और कल ही हमने देखा था कि भारत में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित क्षेत्र, दिल्ली ही बस ऐसा है जहां पर हिंदी मुख्य भाषा है या मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। शेष अन्य जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में इंग्लिश का बड़ा ही महत्व है। ठीक है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक, मतलब जब से देश सृजित हुआ है तब से प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होता रहा है किसका? इंग्लिश का। तो एकदम से इंग्लिश तो हटा नहीं सकते। तो कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक की अवधि तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का प्रयोग सभी प्रशासनिक कार्यों में किया जाएगा। 15 वर्ष के बाद यदि संसद चाहे तो कुछ प्रयोजनों के लिए इंग्लिश का प्रयोग ज्यों का त्यों जारी करके रख सकती है। ठीक है, तो 343(1) देवनागरी लिपि वाली हिंदी को राजभाषा का दर्जा देती है और 343(2) ये कहता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक की अवधि तक सभी प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग ज्यों का त्यों
किया जाएगा। क्लियर है? कौन सी डेट थी बेटा? 25 जनवरी 1965 तक। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 343(3) की। अनुच्छेद 343(3). अनुच्छेद 343(3) क्या कहता है? तो 1963 में, क्योंकि बेटा 343(2) में क्या कहा गया था? 15 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट था। तो 343(3) में ये प्रावधान हुआ कि वर्ष 1963 में संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अधीन राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत किया गया और एक कानून बना। कौन सा? राजभाषा कानून। राजभाषा कानून प्रस्तुत किया गया और उसमें कहा गया कि संघ की सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। अनिश्चित काल, क्योंकि 343(2) में कह दिया था कि भैया बस 15 वर्ष तक इंग्लिश रहेगी, प्रशासनिक कार्यों में उसका प्रयोग होता रहेगा। लेकिन 343 का भाग 3 में ये कहा गया, 1963 में ये कानून लेकर आए, राजभाषा कानून, जिसमें कहा गया कि भैया हिंदी तो ठीक है, हिंदी तो चलेगी चलेगी, लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का प्रयोग अब अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। ठीक है। तो ये कहा गया बेटा किसमें? 343(3) में। तो 343(1) ये सब अपन पढ़ रहे हैं भाग 17 के अधीन। ठीक है। तो 343(1) दर्जा देता है देवनागरी लिपि वाली हिंदी को राजभाषा का। 343(2) में ये प्रावधान किया गया था कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी कहना चाहिए कि 15 वर्षों तक जो कि तो प्रयोग की जाएगी। फिर 343 का भाग जो 3 है वो 1963 में उसके तहत एक कानून लाया गया, राजभाषा कानून, और राजभाषा कानून के तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि अब अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में जारी रहेगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा आर्टिकल 344 की, अनुच्छेद 344 की। तो संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर तथा उसके बाद प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, जिनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करेंगे और आदेश में आयोग द्वारा अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अनुसार 30 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यह 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति बनेगी, जिसमें से 20 सदस्य आएंगे बेटा लोकसभा से और 10 सदस्य आएंगे कहां से? राज्यसभा से। इसका प्रावधान किया गया बेटा किसमें? अनुच्छेद 344 में। राजभाषा हमारी हिंदी है और हिंदी का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, हिंदी का विस्तार हो रहा है या नहीं, हिंदी को संरक्षण मिल रहा है या नहीं, इसके लिए एक राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। राजभाषा आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर विचार करेगी एक संसदीय समिति और इस संसदीय समिति में 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 20 सदस्य आएंगे लोकसभा से और 10 सदस्य आएंगे राज्यसभा से। अब ये राजभाषा आयोग कब कब गठित होगा बेटा? तो संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि के बाद और उसके बाद प्रत्येक 10-10 वर्षों के अंतराल पर राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान बेटा यहां पर किया गया है, जिसका गठन स्वयं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राजभाषा आयोग की पहली बार स्थापना 1955 में की गई, क्योंकि वही चीज है, 50 में संविधान लागू हुआ और उसके बाद के 5 वर्ष मतलब 1955 में भारत का पहला राजभाषा आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष थे श्री बीजी खेर। याद रखना है बेटा आपको, अध्यक्ष कौन था इसका? श्री बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की। 1955 में बना और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। 1955 में पहला राजभाषा आयोग, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। 1956 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और फिर उसके बाद प्रावधान है कि भैया एक संसदीय समिति बनेगी और ये संसदीय समिति क्या करेगी? आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।
ठीक है, तो संसदीय समिति गठित की गई और संसदीय समिति ही क्या करती है, संसद में बैठकर आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करती है। आयोग और संसदीय समिति दोनों का विचार था कि 1965 के बाद भी सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे। ठीक है, तो आज भी बेटा यही स्थिति है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है कि हिंदी के पास दर्जा तो है भारत की राजभाषा का, लेकिन भारत की सह राजभाषा के रूप में स्थापित है बेटा क्या, अंग्रेजी। क्लियर है बेटा इतना? तो अनुच्छेद 344 प्रावधान करता है बेटा काय का, राजभाषा आयोग का। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं बेटा अनुच्छेद 347 की। ठीक है, अभी अपन ने बात करी 343 1 2 3, फिर उसके बाद अनुच्छेद 344। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 347 की। क्या कहता है बेटा अनुच्छेद 347? तो किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाएगी। जैसे कल बेटा अपन ने बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों के बारे में समझा था। उनमें से अगर किसी बोली या किसी भाषा को जो कि उस राज्य की, उस इलाके की पर्याप्त जनसंख्या बोलती है और वह जनसंख्या ये चाहती है कि उस राज्य में कुछ प्रशासनिक कार्य उसी बोली या उसी भाषा में किए जाएं, तो इसके लिए राष्ट्रपति मान्यता दे सकते हैं। यह कहा गया है अनुच्छेद 347 में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 348 की। तो अनुच्छेद 348 क्या कहता है बेटा? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयक, अधिनियम आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी ही रहेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे, हाई कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे, लोकसभा में मतलब हमारी संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में जो भी कानून पारित किए जाएंगे वे मूल रूप से अंग्रेजी में ही रहेंगे। अगर हिंदी का प्रावधान नहीं होता है तो ये कहना चाहिए मूल रूप से सारी गतिविधियां किसमें होंगी बेटा? अंग्रेजी भाषा में। और इसका प्रावधान बेटा कायम किया गया है अनुच्छेद 348 में। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं बेटा अनुच्छेद 351 की। क्या कहता है बेटा ये अनुच्छेद 351? तो बहुत बारीकी से समझना। इस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा की प्रचार वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। हिंदी के शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। इसका मतलब है कि हिंदी भाषा का विकास करना, उसे संरक्षित करके रखना, उसके शब्द भंडार में वृद्धि करना। अर्थात अगर हम समग्र रूप से कहें तो हिंदी भाषा का विकास करना पूर्णतः किसका कर्तव्य होगा बेटा? तो ये संघ का कर्तव्य होगा, अर्थात केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। इसका प्रावधान किया गया है बेटा अनुच्छेद 351 में। क्लियर है? तो 347 में प्रावधान किया गया है किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रशासनिक कार्यों का दर्जा देने के लिए। 348 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और राज्यों की विधानसभाओं में जो भी गतिविधियां हो रही हैं वे मूलतः अंग्रेजी में होंगी। और 351 में हिंदी भाषा का संरक्षक नियुक्त किया गया है बेटा किसे? केंद्र सरकार को। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है ये भाग 17 से संबंधित है। 343 1 देवनागरी लिपि वाली हिंदी क्या होगी? भारत की राजभाषा होगी। 343 2 प्रावधान करता है काय का कि अंग्रेजी का प्रयोग संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक होता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 343 3 में प्रावधान कर दिया कि
कि अनिश्चित काल तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। 344 में राजभाषा आयोग के विषय में बात की गई है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग की स्थापना होगी। ठीक है, उसके बाद पहला जो राजभाषा आयोग था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में बना था और इन्होंने ही पहली बार ये प्रावधान किया था कि सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। उसके बाद अपन ने देखा 347, ये 347 किसी क्षेत्रीय बोली या क्षेत्रीय भाषा में प्रशासनिक कार्य करने का प्रावधान करता है। उसके बाद अपन ने देखा अनुच्छेद 348, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानसभा आदि में प्रयोग होने वाली भाषा। फिर अपन ने देखा अनुच्छेद 351, तो 351 क्या कहता है बेटा? 351 हिंदी का संरक्षक नियुक्त करता है किसे? संघ सरकार को। ठीक है, सॉरी। अब अपन बात करते हैं बेटा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के बारे में। संविधान की 8वीं अनुसूची भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली 22 भाषाओं को मान्यता देती है। ठीक है, तो आरंभ में ये जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, प्रारंभ में इसमें इस सूची में सिर्फ कितनी 14 भाषाएं ही थी। प्रारंभ में इस सूची में कितनी भाषाएं थी बेटा? 14 भाषाएं थी। फिर संविधान संशोधन के माध्यम से धीरे धीरे कुछ अन्य भाषाओं को सम्मिलित किया और इस प्रकार अब इसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं हो गई हैं बेटा कितनी? 22। अब ये 14 भाषाएं कौन कौन सी थी बेटा? तो ये थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये मान्यता प्राप्त 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। फिर 8वीं अनुसूची में बेटा जो पहला संशोधन हुआ वो हुआ कब? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1967 में, और इससे सिंधी भाषा जोड़ी गई जो कि 15वीं भाषा थी। सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद बेटा 71वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1992 में और उसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। वे 3 भाषाएं थी बेटा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद जो तीसरा संशोधन हुआ है 8वीं अनुसूची में वो था बेटा 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003, जिसके तहत बेटा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। क्लियर है? तो इस प्रकार 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी अब 22 भाषाओं को कहना चाहिए 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता मिल गई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा भारत के विभिन्न राज्य और विभिन्न राज्यों से संबंधित उनकी राजभाषाएं। जैसे बेटा आंध्र प्रदेश की भाषा है कौन सी? तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है बेटा अंग्रेजी। असम की है असमिया। बिहार की राजभाषा है हिंदी। छत्तीसगढ़ की भी हिंदी है। गोवा की राजभाषा है बेटा कोंकणी और मराठी। गुजरात की राजभाषा है बेटा गुजराती। हरियाणा की है बेटा हिंदी। हिमाचल प्रदेश की भी हिंदी है। झारखंड की भी बेटा कौन सी है? हिंदी। इसी प्रकार से बेटा कर्नाटक की है कौन सी? कन्नड़। केरल की है मलयालम। मध्य प्रदेश की है बेटा हिंदी। महाराष्ट्र की है मराठी। मणिपुर की है बेटा अंग्रेजी और मणिपुरी। ठीक है, मेघालय की है बेटा अंग्रेजी और खासी। ठीक है, खासी पहाड़ी भी है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, भाषा का भी नाम उसी पहाड़ी के नाम से पड़ा है क्या? खासी। मिजोरम की है बेटा अंग्रेजी और मीजो। नागालैंड की है बेटा अंग्रेजी। ओडिशा की है उड़िया। पंजाब की है पंजाबी। ठीक है, ये हो गए 20 राज्य। राजस्थान की भी है बेटा कौन सी? हिंदी। सिक्किम की बेटा 3 भाषाएं मिलती हैं, लेप्चा, हिंदी और भूटिया। ठीक है, तमिलनाडु की है बेटा तमिल।
तेलंगाना की है तेलुगु, त्रिपुरा की है बेटा बांग्ला, उत्तराखंड की है हिंदी, उत्तर प्रदेश की भी हिंदी और पश्चिम बंगाल की बंगाली। क्लियर? तो इनको बेटा आप लोग नोट्स बनाओ प्रॉपरली और इनको ध्यान से डेली रिवाइज करो। ठीक है। अब ऐसे ही बेटा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की भी अपन भाषाएं देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है बेटा अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी। चंडीगढ़ की बेटा हिंदी है और पंजाबी है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव की है बेटा गुजराती, हिंदी और मराठी, क्योंकि गुजरात क्षेत्र महाराष्ट्र क्षेत्र से लगा हुआ इलाका है। ठीक है। लक्षद्वीप क्षेत्र की है बेटा मलयालम और अंग्रेजी, केरल वाला इलाका है। पुदुचेरी क्षेत्र की है बेटा अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु। ठीक है, क्योंकि तमिल क्षेत्र से लगा है, आंध्र क्षेत्र से लगा है, तो तमिल और तेलुगु तो होगी और अंग्रेजी है। दिल्ली की बेटा हिंदी है। जम्मू कश्मीर की उर्दू है, अंग्रेजी है, कश्मीरी है, डोंगरी है और हिंदी है। उर्दू है, अंग्रेजी है, कश्मीरी है, डोंगरी है और हिंदी है। और लद्दाख क्षेत्र की है बेटा तिब्बती, लद्दाखी और हिंदी। लद्दाख क्षेत्र की कौन सी है? तिब्बती, लद्दाखी और हिंदी। ठीक है, तो ये चीजें बेटा आप लोग प्रॉपरली याद रखोगे। अब हम कुछ एमसीक्यूज लगाने जा रहे हैं। अभी जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उन लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं बेटा ये। पहला है, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति किसके तहत मिली है? ठीक है, तो अभी जस्ट बेटा आपने पढ़ा है कि संविधान का अध्याय 17 और अनुच्छेद 343(1) के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो इसलिए बेटा ध्यान से समझा करो कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बहुत अच्छे से तो आप एमसीक्यूज लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य को संपन्न किया जाता है। तो बेटा ये तो है ही, राजभाषा के द्वारा ही सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य संपन्न होते हैं। दूसरा है, किसी देश के विद्यालय के प्रशासनिक कार्य को संपन्न किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी देश में व्यापार किया जाता है, नहीं। किसी देश की जनता द्वारा अपने विचार विनिमय किए जाते हैं, नहीं। पहला इसका आंसर सही होगा कि किसी राज्य की प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है उस क्षेत्र की राजभाषा के रूप में। तीसरा हम देखते हैं, बोली किसकी इकाई है? ठीक है, तो बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली है, ये सही हो सकता है। अंचल भाषा की छोटी इकाई नहीं, राज्य की छोटी इकाई नहीं, देश की छोटी इकाई नहीं। तो सही क्या होगा? भाषा की छोटी इकाई होती है क्या? बोली। सही विकल्प बताओ। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य क्या है? यादृच्छिक का तात्पर्य होता है बेटा जो जैसा है वैसा ही है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के अनुसार, अन्य के अनुसार उसी चीज के लिए किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दबाव डालकर बुलाई गई नहीं, अनिच्छा से बुलाई गई नहीं, अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक। ये चीज सही है। यादृच्छिक का अर्थ होता है बेटा क्या? ऐच्छिक, जो जैसा है सो है। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, सबसे पहला, राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है? नहीं, राष्ट्रभाषा तो संपूर्ण राष्ट्र का करेगी। राष्ट्रभाषा संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है? नहीं, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह सही होगा कि राष्ट्रभाषा क्या करती है बेटा? संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती, नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सा सही है। वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार करती है? तो पहला है बेटा उपभाषा, नहीं। राष्ट्रभाषा, नहीं।
राष्ट्रभाषा राष्ट्र का संबोधन करती है, लेकिन उसका प्रयोग सरकारी कामकाज में हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन सरकारी कामकाज होता है बेटा किसमें? राजभाषा में। भाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा डैश होता है। तो बेटा भाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। ये सेकंड लेक्चर में हमने देखा है कि क्या डिफरेंस है बेटा भाषा में और बोली में। भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बोली एक छोटे से इलाके में बोली जाती है। ठीक है। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, मारवाड़ी मैथिली भोजपुरी नहीं बेटा। मगही मैथिली भोजपुरी ये सही होगा। मगही मैथिली भोजपुरी ये सही है। मगही मेवाती भोजपुरी नहीं। बांगरू नहीं, ये तो हरियाणा की है। मैथिली नहीं है, ये है तो बिहार की भोजपुरी भी। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन सही है। मगही मैथिली भोजपुरी ये तीनों भाषाएं बेटा कहाँ की है? बिहार वाले क्षेत्र की। गायकों की मनोवस्था दर्शाती बघेलखंड की गायकी के दो महत्वपूर्ण शैलियां कौन कौन सी है? विरहा और विदेशिया नहीं, ये वाला सही है। बिरहा और विदेशिया ये सही है। ठीक है। बघेलखंडी भाषा की या बघेलखंडी बोली की जो गायकी है उसमें बिरहा और विदेशिया ये दो प्रकार की उपबोलियां हैं। ठीक है, जो गायकी में प्रयोग की जाती है। लिपि से क्या अभिप्राय है? भाषा के विभिन्न रूप नहीं। भाषा को बोलने का रूप बिल्कुल नहीं। भाषा को लिखने का चिन्ह बिल्कुल सही है। भाषा को लिखने का चिन्ह होता है बेटा क्या? लिपि। भाषा को लिखने की शैली नहीं, चिन्हों को बोला जाता है बेटा क्या? लिपि। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं। खड़ी बोली बिल्कुल नहीं। मेवाती बोली जाती है। कन्नौजी बिल्कुल भी नहीं। तो राजस्थान में कौन सी बोली बोली जा रही है बेटा? मेवाती। पहाड़ी इलाकों में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो साफ साफ दिया हुआ है बेटा गढ़वाली और कुमायूनी। ये बोली जाती है बेटा कहां पर? पहाड़ी इलाकों में। सब ये पूरा डेटा जो है सेकंड लेक्चर में दिया हुआ है। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही क्या कहलाता है? मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? जो कहना चाहिए शिष्ट और सुनिश्चित लोगों के द्वारा बोली जाती है, जिसमें व्याकरण का सही प्रयोग किया जाता है, उसे ही बोलते हैं क्या बेटा? मानक भाषा। व्याकरण तो नियम है, भाषा हो नहीं सकता, राजभाषा बिल्कुल नहीं हो सकती। ये प्रश्न पर निर्भर करता है कि आपको क्या मार्क करना है। और इसमें प्रश्न क्या दिया है? शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बेटा क्या? मानक भाषा। ठीक है। फिर है व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है बेटा? ये वाणिज्यिक भाषा। ऐसी भाषा जो बिजनेस क्षेत्र में प्रयोग की जाए वो कहलाती है वाणिज्यिक भाषा। तकनीकी हिंदी नहीं है, संचारी हिंदी नहीं है, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय हिंदी नहीं है। ये कौन सी है बेटा? वाणिज्यिक हिंदी। क्लियर? वह कौन सा शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध सर्वमान्य रूप प्रदान कर उसे बोलने, समझने, पढ़ने व लिखने योग्य बनाता है? ठीक है, तो वह होता है बेटा क्या? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण ही कहना चाहिए एक प्रकार से भाषा को संस्कारी स्वरूप प्रदान करता है। भाषा हो नहीं सकता, लिपि हो नहीं सकती, बोली हो नहीं सकती। तो क्या चीज है बेटा? ये व्याकरण है। ठीक है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो बेटा सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही कहलाती है क्या? बोली। ठीक है, भाषा हो नहीं सकता, भाषा का क्षेत्र तो काफी ज्यादा विस्तृत होता है। उपभाषा नहीं हो सकता, लिपि नहीं हो सकती, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? बोली। जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है? लिपि नहीं, लिपि तो सांकेतिक चिन्ह है। भाषा सही आंसर होगा। बोली भी नहीं होती, व्याकरण। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और व्याकरण
नियमों का स्वरूप है या नियमों का संयुक्त रूप कहलाता है क्या? व्याकरण। रोमन निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि है? तो रोमन है बेटा किस भाषा की लिपि? अंग्रेजी भाषा की लिपि है क्या? रोमन। ये भी अपन ने सेकंड लेक्चर में देखा। हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, रूसी रूसी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन अंग्रेजी लिखी जाती है बेटा किसमें? रोमन लिपि में। ठीक है। फिर विज्ञान विधि, चिकित्सा शास्त्र आदि में प्रयुक्त हिंदी कहलाती है राजभाषा नहीं, संचारी हिंदी नहीं, वो कहलाती है तकनीकी हिंदी। वाणिज्यिक हिंदी तो वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रयोग में आती है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम, तो बेटा सबसे अधिक बोली जाती है चीनी भाषा, फिर अंग्रेजी और फिर तीसरा क्रम में आ जाती है हिंदी। ठीक है। अवधी और बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी हिंदी तो नहीं है, बिहारी हिंदी भी नहीं है, ये आते हैं बेटा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन से बेटा? अवधी और बघेली काय में आ जाते हैं बेटा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी नहीं है, पश्चिमी हिंदी नहीं है, राजस्थानी हिंदी नहीं है, ये आते हैं बेटा किसमें? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ये सब कंटेंट लेक्चर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र। ठीक है। ये सब दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना तो आपसे ये सारी चीजें बनने लगेंगी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो बेटा उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो लिखी जाती है बेटा क्या? मराठी, उड़िया उड़िया लिपि है, गुजराती नागरी में लिखी जाती है, सिंधी भी नहीं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बेटा 14 सितंबर को, लेक्चर 1 में अपन ने पढ़ा था। ठीक है। सूरदास निम्न में से किस बोली के श्रेष्ठ कवि हैं? तो बेटा ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं कौन? सूरदास। जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोग आदि का जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ही कहा जाता है बेटा क्या? व्याकरण। ठीक है। लिपि विज्ञान नहीं, शैली विज्ञान नहीं, रूप विज्ञान नहीं। जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोग आदि का जन्म होता है उसे ही बोलते हैं बेटा क्या? हम व्याकरण। ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा मणिपुरी नहीं, भूटानी नहीं, उड़िया नहीं, नेपाली इसका सही आंसर है। हिंदी में बहुप्रचलित अदालत शब्द कहां से लिया गया है? ठीक है। उर्दू नहीं, हिंदी नहीं, ईरानी नहीं, अरबी भाषा का शब्द है अदालत, यहां से इसे लिया गया है। ठीक है। तो बेटा कंटिन्यूअसली अध्ययन करिए। जो भी डाउट्स हैं आपको, वो डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्द से जल्द क्लियर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।